इस बेवकूफ औरत को ये नहीं पता। हाँ, देखो देखो कैसे सबको खीर खिलाने में लगी हुई है। आज तो इसकी खैर नहीं। एक बार की बात है, देश के कई राज्यों में ये अफवाह फैल जाती है कि एक बड़ी ही सुंदर दिखने वाली चालाक औरत अलग अलग महलों में जाती है और सबको बेवकूफ बनाकर राज्य को लूट लेती है। इस बात से कई राज्य वाले परेशान थे। उन्हीं में से एक राज्य था महाराज अग्रसेन का। वह एक बहुत ही समझदार और बहादुर राजा थे। राजा अग्रसेन की अब तक शादी नहीं हुई थी और उनका सारा समय राज्य की देखरेख में ही निकलता था। एक दिन सभा में, महाराज, कुछ राज्यों के राजकुमारियां आपसे मिलने के लिए उत्सुक हैं और वो आपसे विवाह करना चाहती हैं। और फिर महाराज, ऐसा करने से हमारे राज्य को भी तो फायदा होगा ना। अरे मंत्री जी, लेकिन मेरा तो किसी से मिलने का दिल नहीं करता है ना, उसका क्या। और आपको तो पता ही है मंत्री जी कि पूरे राज्य का इतना सारा काम काज रहता है। अब भला मैं इन सब बातों के लिए कहां से समय निकालूं? तभी राजा के सलाहकार देवाशीष जी कहते हैं, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। बिल्कुल सही कहा महाराज। अरे गांव के कई लोग अपनी अपनी समस्या लेकर आपसे मिलने के लिए आते हैं। आपको उन्हीं से मिलने का वक्त नहीं मिलता, फिर आप ये राजकुमारियों से भला कैसे मिलेंगे, है ना? मगर देवाशीष जी, महाराज का विवाह होगा तो ही तो उनका कुल आगे बढ़ेगा ना। राज्य को भी तो राजकुमार चाहिए कि नहीं चाहिए, बताइए आप। असल में सलाहकार देवाशीष को लगता था कि वो महाराज का बहुत खास है और वो चाहता था कि महाराज विवाह ना करें और आगे चलकर उसके बेटे को ही महाराज बना दिया जाए। अरे मगर मंत्री जी, आपने सुना नहीं क्या? इस समय उस चालाक औरत के कितने किस्से लोगों में फैल रहे हैं। ऐसे में किसी भी अनजान स्त्री से मिलना महाराज के लिए ठीक नहीं रहेगा। देवाशीष की बात सुनकर राजा चौंकते हुए उनसे पूछते हैं, चालाक औरत? ये कौन सी चालाक औरत है देवाशीष जी? अरे महाराज, वही औरत जो कई राज्यों को लूट चुकी है। वो अलग अलग भेष बदलकर राज्यों में जाती है और वहां सबको ऐसा लपेटे में लेती है, ऐसा बेवकूफ बनाती है कि सब उसके चंगुल में फंस जाते हैं। और महाराज, इसके बाद वो राज्य का सारा खजाना लूट कर ले जाती है। सभी राज्य उस चालाक औरत से डरे हुए हैं। हाँ। ये तो बड़ी हैरानी की बात है देवाशीष जी। भला एक औरत अकेले ये सब कैसे कर सकती है? पर महाराज, ऐसा भी तो हो सकता है कि ये सारी बातें सिर्फ अफवाह हों। वैसे भी अब तक किसी ने भी उस औरत को पकड़ा नहीं है। अरे पर मैंने तो सुना है कि वो औरत दिखने में बहुत अच्छी है। कोई भी उसको देखकर मोहित हो जाता है। उसको देखते ही मोहित हो जाता है। अरे मुझे इन सब बातों पर यकीन नहीं होता। मंत्री जी, वैसे अगर आपको उन राजकुमारियों को मुझसे मिलने बुलाना है तो आप उन्हें कल के लिए बुला लीजिए। मैं एक बार सबसे जरूर मिल लूंगा, क्योंकि यह भी सच है कि विवाह राज्य को आगे बढ़ाने के लिए जरूरी है। आखिर हम सबको इस राज्य को आगे बढ़ाने के लिए एक राजकुमार तो चाहिए ही चाहिए, है ना? मंत्री ये सुनकर खुश हो गए। फिर क्या था, अगले ही दिन मंत्री जी दूसरे राज्य की एक राजकुमारी, जिनका नाम राजकुमारी सोना था, उन्हें बुला लेते हैं। राजकुमारी सोना महाराज से मिलकर बहुत खुश होती हैं। महाराज, आपसे मिलकर अच्छा लगा। हमें तो लगा था कि आप किसी से मिलेंगे ही नहीं। यही सबकी शिकायत है कि मैं मिल नहीं पाता। माफ कीजिएगा राजकुमारी जी,
हमें वक्त ही नहीं मिलता है। वैसे आपके साथ ये कौन है? राजकुमारी सोना के साथ एक लड़की और थी और महाराज उसे देखकर मंत्रमुग्ध हो गए थे। जी, ये तो मेरी दासी है। अभी हाल ही में पिताजी ने इसे बहुत दूर के एक राज्य से मेरी सेवा के लिए बुलवाया है। ओ, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम रिद्धि है। मैं राजकुमारी के साथ साथ आपकी भी सेवा कर सकती हूँ, अगर आप चाहें तो। अरे वो तो तब होगा ना जब हम आपकी राजकुमारी से विवाह करेंगे। अभी तो हमने ऐसा कुछ सोचा नहीं है। महाराज, अगर आप इनसे विवाह नहीं भी करते हैं तब भी मैं आपकी सेवा जरूर करना चाहूंगी, क्योंकि ऐसे शूरवीर राजा की सेवा करने का अवसर हर दासी को नहीं मिलता है। अच्छा, तब तो हम जरूर सोचेंगे कि आप हमारे ही महल में रह जाएं और हमारी सेवा करें। जैसी आज्ञा महाराज। सभा में खड़े सभी लोग हैरान थे कि आखिर ये हो क्या रहा था। मंत्री जी वहीं पास में बैठे देवाशीष से कहते हैं, ये महाराज ने राजकुमारी सोना पर ध्यान देने के बजाय उनकी दासी पर इतना ध्यान देना क्यों शुरू कर दिया है? अब ये तो महाराज ही जाने मंत्री जी, हम कर भी क्या सकते हैं। अब महाराज का जिस पर दिल आ जाए वही तो ध्यान लगाएंगे ना। अब क्या आप और हम पर ध्यान लगाएंगे क्या? देवाशीष तो इस बात से खुशी हो रहा था कि अब उसे महाराज की शादी की चिंता नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि वो तो एक दासी के मुंह में पड़ गए थे। लेकिन ये सब देखकर वहां खड़ी राजकुमारी सोना को बड़ा गुस्सा आता है। लगता है महाराज कि आपको हमसे ज्यादा इस दासी में दिलचस्पी है। तो चलिए हम चलते हैं अब, क्योंकि इस सभा में हम अपना और अपमान नहीं करवाना चाहते हैं। राजकुमारी सोना गुस्से में वहां से चली जाती है और रिद्धि अब महल में ही रहने लगती है। एक दिन रिद्धि देर रात को महल में टहल रही थी। कितना मूर्ख निकला इस राज्य का महाराज, और उसके साथ साथ पूरी सभा के लोग भी। इतनी चालाकी और सफाई से मैं यहाँ घुस आई हूँ। अब बस जल्दी से यहाँ पे अपने हाथ की सफाई दिखाकर यहाँ से गायब होना है। असल में रिद्धि वही चालाक औरत थी जिसके सभी राज्यों में चर्चे थे। उसका अगला शिकार राजा अग्रसेन ही थे। टहलते हुए रिद्धि पूरे महल का मुआयना कर रही थी कि तभी उसका ध्यान महल के उस हिस्से में जाता है जहां बहुत पहरेदार थे। वहां इतनी बड़ी पहरेदारी क्यों है? लगता है कि वहीं पर महाराज ने अपना खजाना रखा हुआ है। इसका मतलब तो ये है कि मुझे वहीं पहुंचना है। महाराज, अब जब मैं आपकी सेवा में तत्पर हूं तो आप मुझे रसोई घर की सब जिम्मेदारी दे दीजिए। क्या? मगर ऐसा क्यों? रसोई में तो पहले से ही पाक कला में निपुण लोग हैं। आपको खाना ही क्यों बनाना है? जी, वो कहते हैं ना कि दिल का रास्ता पेट से होकर जाता है, बस इसीलिए। ओ अगर ऐसी बात है फिर तो ठीक है। आप रसोई में जाइए और वहां जाकर सब कुछ संभाल लीजिए। राजा की आज्ञा मिलते ही रिद्धि रसोई में चली जाती है। मंत्री जी को ये सब ठीक नहीं लगता तो वो राजा से कहते हैं, महाराज, इतनी जल्दी अनजान स्त्री पर भरोसा करना ये ठीक नहीं है। अच्छा, तो अब आप मुझे बताएंगे कि क्या ठीक है और क्या नहीं, हैं? अरे नहीं 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 महाराज, मैं तो आपका शुभ चिंतक हूँ, बस इसलिए मैंने ये सब कहा, वरना आपको भला कौन सलाह दे सकता है? आप तो खुद इस राज्य के महाराज हैं। जी, ये बात सब लोग अच्छी तरह से याद रखें।
और मुझे अच्छे से मालूम है कि मुझे क्या करना है और किस पर भरोसा करना है, किस पर नहीं करना है और क्या नहीं करना है। ठीक है, चलिए, धन्यवाद आपकी सलाह के लिए। महाराज के इतने कड़क व्यवहार के बाद ये तो तय था कि अब कोई भी उनसे रिद्धि के बारे में कुछ नहीं बोल सकता था। उधर रिद्धि रसोई में पहुंचकर बहुत खुश थी। यहाँ तो मेरा काम मेरी सोच से भी ज्यादा आसानी से होता चला जा रहा है। 1 हफ्ते बाद मैं महल में चोरी करूंगी, लेकिन उसके लिए मुझे सब लोगों को बेहोश करना पड़ेगा। लेकिन मैं ये एक दिन में नहीं करूंगी, बल्कि धीरे धीरे करूंगी। हर रोज रात के खाने के बाद मैं सबके लिए खीर बनाऊंगी और उस खीर में बेहोशी की बहुत कम दवा डालूंगी, जिससे कि महल में सबको हल्की हल्की नींद आए। और 1 हफ्ते बाद मैं दवा ज्यादा बढ़ा दूंगी, जिससे कि उस रात सब सो जाएं। ऐसा करने से किसी को मुझ पर शक नहीं होगा। रिद्धि रसोई में खड़ी खड़ी अपनी योजना के बारे में सोच रही थी और खुश हो रही थी। तभी वहां पर बाकी रसोइये भी आ जाते हैं। बताइए, आज हमें क्या बनाना है? महाराज ने हमें कहा है कि आप जो बताएंगी वही बनेगा। हाँ तो ठीक है, तुम लोग सारा खाना बनाओ और मैं खीर बनाऊंगी। जी, जैसा आप कहें। फिर क्या था, रिद्धि ने रसोई पर पूरी तरह से अपना नियंत्रण कर लिया था। अब हर रोज वो सबको नशीली खीर खिलाने लगी। शुरू में सबको बस हल्की सी गहरी नींद आती थी, जिससे किसी को उस पर शक नहीं हुआ। एक रात रिद्धि ने जब देखा कि सब सो गए हैं, तो वो रात को महल से निकली। रिद्धि सीधा महल की दूसरी तरफ पहुंच जाती है। जहां पर उसने पहले ज्यादा पहरेदारों को देखा था, आज वहां मौजूद सभी पहरेदार गहरी नींद में सो रहे थे। ये अच्छा मौका है, मुझे अभी यहाँ अंदर जाना चाहिए और अंदर जाकर खजाने का पता लगाना चाहिए। रिद्धि दबे पांव महल के उस हिस्से के अंदर जाने लगती है कि तभी उसके पीछे से कोई आवाज लगाता है। आवाज सुनकर रिद्धि चौंक जाती है। ये और कोई नहीं बल्कि मंत्री जी थे। रिद्धि जी, आप यहाँ महल के इस हिस्से में आप क्या कर रहे हैं? वो मंत्री जी, मैं तो रास्ता भटक गई थी। वो मुझे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं महल के बाहर थोड़ी देर टहल लूं। फिर जब मैं वापस जाने लगी तो रास्ता भटक गई। अच्छा हुआ आपने मुझे इधर जाने से रोक लिया। लेकिन ये बड़ी ही अजीब बात है कि आप भटक कर और कहीं नहीं महल के राजकोष की तरफ आ गई थी। चलिए, खैर, मैं आपको आपके कक्ष तक छोड़ देता हूं। आइए। जी जरूर, मगर आप अभी तक सोए नहीं? रिद्धि इस बात से हैरान थी कि मंत्री जी पर उसकी नशीली खीर का असर नहीं हुआ। जी पता नहीं, आज नींद आए ही नहीं। इसके बाद रिद्धि कुछ नहीं कहती और चुपचाप अपने कक्ष में चली जाती। अगले दिन सब कुछ पहले जैसा ही था, मगर मंत्री जी को रिद्धि पर शक हो गया था। लेकिन वो महाराज के पास इस बारे में कुछ कह भी नहीं सकते थे। इस वजह से वो सीधा देवाशीष के पास जाते हैं। अरे मंत्री जी, आइए आइए आइए। भला आपका मेरे पास कैसे आना हुआ? ये तो बड़ी ही विचित्र बात है। आप मुझे कितना पसंद करते हैं, ये तो सारी सभा को मालूम है। खैर, आइए आइए। देवाशीष जी, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है, वो भी उस नई दासी रिद्धि के बारे में। क्या? अब वो भला दासी कैसे हो सकती है, जबकि इस वक्त महल में सबसे ज्यादा उसी की चल रही है। वो कहती है ये बनेगा तो ये बनता है, वो कहती है कि ये यहाँ जाएगा तो वो वहां जाता है। और वैसे भी अब आप बताइए, उसके बारे में क्या बात करनी है आपको? देवाशीष जी, कल देर रात मैंने उसे राजकोष की तरफ जाते हुए देखा था, और हैरानी की बात तो यह है कि उस वक्त महल के
सारे पहरेदार गहरी नींद में सोए हुए थे। क्या सारे पहरेदार एक साथ सोए हुए थे? हाँ, मैंने जब रिद्धि को आगे जाने से रोका तो उसने कहा कि वो रास्ता भटक गई थी। मगर देवाशीष जी, मुझे उसकी बात पर यकीन नहीं है। तो फिर आपको क्या लगता है मंत्री जी? मुझे तो यह लगता है कि ये वही चालाक औरत है जिसके बारे में सभी राज्यों में अफवाह फैली हुई है, और ये हमारे राज्य को भी लूटने के लिए आई है। मंत्री जी की बात सुनकर देवाशीष भी सोच में पड़ जाते हैं। आपकी बातों में दम तो है मंत्री जी। उस दासी रिद्धि का ऐसे अचानक से यहाँ महल में राजकुमारी सोना के साथ आना और महाराज को इतना मंत्र मुग्ध कर देना कि वो किसी और की बात ही ना सुने, हाँ, ये वाकई में बड़ा अजीब तो है। हाँ, और अगर वाकई में ये रिद्धि वही चालाक औरत है तो हमें सतर्क हो जाना चाहिए देवाशीष जी, क्योंकि यह जल्द ही सारे राजकोष का खजाना लूट कर चली जाएगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा। हाँ। क्या सारा खजाना ले जाएगी? अरे बाप रे! अरे नहीं नहीं नहीं, इससे तो बहुत नुकसान हो जाएगा और ये तो बड़ी गंभीर समस्या है। मगर मंत्री जी, हम करें तो करें क्या? कैसे बचाएं राजकोष, यानी कि महाराज को? देवाशीष जी, हमें इस चालाक औरत रिद्धि की सच्चाई सबके सामने लानी पड़ेगी, तभी कुछ बात बनेगी। लेकिन उससे पहले तो हमें यह पता लगाना पड़ेगा कि कल सभी पहरेदार एक साथ कैसे सो गए थे। चलिए, हम अभी चलकर उन सबसे बातचीत करते हैं, पूछताछ करते हैं। आइए। फिर मंत्री और देवाशीष दोनों साथ में राजकोष के पहरेदारों से बात करने जाते हैं। सुनो, कल जब मैं देर रात यहां टहलने के लिए आया तो मैंने देखा था कि आप सभी एक साथ सो रहे थे। भला ऐसे कैसे हुआ? यदि कोई राजकोष तक पहुंचकर सब कुछ लूट ले जाता तो आप सब क्या करते, बताइए? हमें माफ कर दीजिए मंत्री जी। पता नहीं कैसे हम सबको एक साथ इतनी गहरी नींद आ गई कि हम बैठे बैठे ही सो गए। अरे भला ऐसे कैसे मुमकिन है कि सबको एक साथ नींद आ गई? और मंत्री जी, पिछले कुछ दिनों से मुझे भी बड़ी गहरी नींद आने लगी है। ये तो वाकई में अब मुझे समझ में आ रहा है कि मैं इतना क्यों सोता हूँ। ये वाकई में कुछ तो अजीब बात है। तभी मंत्री जी को एक बात सूझती है और वो पहरेदारों से पूछते हैं, क्या कल खाने के समय दासी रिद्धि यहाँ पे आई थी? जी जी, वो यहाँ पे आई थी मंत्री जी। बड़ी अच्छी हैं वो तो। हम सबके लिए खीर लेकर आई थी। वो कह रही थी कि हम यहाँ ठंड में रहते हैं, खड़े रहते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, इसीलिए वो महाराज के कहने पर हम सबके लिए खास तौर पर खीर बनवा कर लाई थी। अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। चलिए चलिए देवाशीष जी। इसके बाद मंत्री जी देवाशीष को लेकर रसोई घर में चले जाते हैं। मंत्री जी वहां मौजूद रसोइये से पूछते हैं, क्या कल खाने के समय दासी रिद्धि यहाँ पे आई थी? मंत्री जी, पिछले कुछ दिनों से खीर सिर्फ रिद्धि जी बना रहे हैं। हम तो बस बाकी सारा खाना बनाकर चले जाते हैं। देवाशीष जी, देखा आपने, यानी कि इस सब के पीछे वो खीर ही है। और कल रात मैंने खीर नहीं खाई थी, इसीलिए मैं गहरी नींद में नहीं सोया और बाकी के सभी लोग सो गए। आप भी तो सो गए थे। वाह मंत्री जी, वाह वाह वाह! आपने तो ये पहेली चुटकी में सुलझा ली। इसका मतलब तो यही है कि सचमुच में रिद्धि ही वो चालाक औरत है। चलिए हम चलकर सब कुछ महाराज को बता देते हैं। अरे नहीं 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 देवाशीष जी, महाराज ऐसे नहीं मानेंगे। हमें उनके सामने उस चालाक औरत को रंगे हाथों पकड़ना होगा, वो भी आज की रात, ताकि महाराज को
हमारी बातों पर यकीन हो जाए। अच्छा, तो फिर हमें क्या करना होगा मंत्री जी? बस आप देखते जाइए देवाशीष जी। चलिए। उधर रिद्धि ने भी सोच लिया था कि वह आज की ही रात राजकोष को लूटेगी और महल से भाग जाएगी। अपने कमरे में बैठकर वह यही सोच रही थी। आज रात मैं सबको अपनी नशीली खीर खिलाकर बेहोश कर दूंगी और राजकोष लूटकर महल से भाग जाऊंगी। अब मैं और देर नहीं कर सकती, वरना सबको मुझ पर शक होने लगेगा, खासकर उस मंत्री को। इतना कहकर रिद्धि महाराज के पास जाती है और उनसे पूछने लगती है, महाराज, आज आप खाने के बाद मीठे में क्या खाना पसंद करेंगे? मैं अपने हाथों से आपको वह बनाकर खिलाऊंगी। जब से आपने मुझे अपने हाथों की खीर खिलाई है, हा, मेरा कुछ और मीठा खाने का दिल ही नहीं करता। आप आज फिर से वही मीठी खीर बनाकर मुझे खिलाइएगा, बहुत स्वादिष्ट होती है। जी ठीक है महाराज, फिर तो मैं आज ऐसी खीर बनाऊंगी कि आप खुश हो जाएंगे। मैं अभी से जाकर रसोई में तैयारियां शुरू कर देती हूँ। ये कहकर रिद्धि रसोई घर में पहुंच जाती है। वहां पहले से ही रात के खाने की तैयारी हो रही थी। रिद्धि भी खीर बनाने लगती है। जैसे ही रात हो जाती है, रिद्धि बाकी सभी रसोई में खाना बनाने वाले को वहां से जाने को कह देती है। सब चले गए। अब मुझे इस खीर में खूब सारी बेहोशी की दवा डाल देनी चाहिए, जिससे सभी सो जाएं। फिर मैं यहां से खजाना लेकर भाग जाऊं। जैसे ही रिद्धि खीर में दवा डाल देती है और महाराज का खाना परोसकर उनके पास ले जाती है। ये लीजिए महाराज, भोजन करिए और देखिए मैंने आपकी पसंद की खीर भी बनाकर रख दी है। महाराज के साथ साथ महल में सभी लोग वही भोजन करते हैं और खीर भी खाते हैं। रिद्धि खास तौर पर राजकोष के पहरेदारों के लिए खाने के बाद खीर लेकर जाती है और उन्हें खिला देती है। दूर खड़े मंत्री और देवाशीष ये सब देख रहे थे। इस बेवकूफ औरत को ये नहीं पता कि जब ये थोड़ी देर के लिए रसोई से बाहर निकली थी तो हमने मिलकर उस नशीली खीर को अच्छी खीर में बदल दिया। और आज महल में कोई भी नहीं सोने वाला है। हाँ, देखो देखो कैसे सबको खीर खिलाने में लगी हुई है। आज तो इसकी खैर नहीं। जब गहरी रात हो जाती है तो रिद्धि सीधा राजकोष की तरफ जाने लगती है। सारे पहरेदार बेहोश पड़े थे और साथ ही साथ मंत्री और देवाशीष भी अपने अपने कमरे में बेहोश थे। उन दोनों मूर्खों को लगा कि वो मुझसे भी ज्यादा चालाक हैं। मुझे पता था कि उन्हें मुझ पर शक था, इसलिए आज मैंने खीर की जगह पूरे खाने में नशीली दवा मिला दी थी। अब ये सब चैन से सोएंगे और मैं खजाना लेकर लापता हो जाऊंगी। रिद्धि बहुत खुश होकर राजकोष वाले कमरे में घुसती है, मगर अंदर जाते ही उसके होश उड़ जाते हैं। अंदर खजाना नहीं था और सब कुछ गायब था। ये सब क्या है? ये कमरा तो सूना पड़ा हुआ है। ऐसा कैसे हो सकता है? रिद्धि कुछ और करती उसके पहले ही पीछे से किसी के हंसने की आवाज आती है। रिद्धि मुड़कर देखती है तो पीछे महाराज खड़े हुए थे। उन्हें देखकर रिद्धि चौंक जाती है और कांपती हुई आवाज में कहती है, महाराज, आप यहाँ? इसका मतलब कि जी रिद्धि जी, हम यहाँ। और हाँ, आप जो सोच रही हैं वो एकदम सही है। तो क्या आपको सब कुछ पता था? हाँ, अरे जिस दिन तुम राजकुमारी सोना के साथ यहाँ पर
पहली बार आई थी उसी दिन ही मुझे तुम पर शक हो गया था, और इसीलिए हमने तुम्हें अपने महल में जगह दी ताकि तुम यहां रुको और अपने ही बनाए जाल में फंस जाओ, समझे? मतलब आपने आज तक सब नाटक किया? हाँ, नाटक तो हम कर रहे थे, तुम नहीं। बिल्कुल ठीक समझी। तुमने आसपास के कई राज्यों का बहुत नुकसान किया और अब भरपाई का समय आ गया है। हम तो बस तुम्हें आखिरी वक्त तक मौका दे रहे थे कि तुम सुधर जाओ, सुधर जाओ। लेकिन कहते हैं ना कि कुत्ते की दुम को कितना ही सीधा कर लो, रहेगी वो टेढ़ी की टेढ़ी। और तुमने वही किया जो तुम्हारी फितरत में है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरी चालाकी ऐसे नाकाम कैसे हो सकती है? अच्छा। शेर को कभी न कभी सवा शेर मिल ही जाता है, यानी कि हर चालाक इंसान से भी चालाक कोई न कोई जरूर होता है रिद्धि। तुम्हारी चालाकी मेरे आगे मात खा चुकी है, इसीलिए अब बाकी की उम्र तुम्हें इस महल के कारागार में गुजारनी होगी। सैनिकों! नहीं, ऐसा मत कीजिए महाराज। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। रिद्धि राजा के पैरों पर गिरकर माफी मांगने लगती है। हम तुम पर दया ही दिखा रहे हैं रिद्धि, जो तुम्हें जीवित रख रहे हैं। अगर तुम बाहर कहीं पकड़ी जाती या लोगों को तुम्हारे बारे में पता चल गया तो तुम्हें सीधा मृत्यु दंड मिलता, समझे? सैनिकों, ले जाओ। रिद्धि समझ गई थी कि अब उसकी चालाकी का अंत आ गया है। राजा ने उसे अगले ही दिन कारागार में डलवा दिया।